राधे राधे बच्चों। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें मैंने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी थी 6। अपन कर रहे थे अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। उसमें मैंने लास्ट क्लास में इसके कुछ बेसिक बता दिए थे और साथ में ही मैंने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। उसके अकॉर्डिंग मैंने लास्ट क्लास में 6.1 स्टार्ट की थी और अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है तो आपको पता होगा अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में उसी बेसिक से आगे चलते हुए जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। जितने हो सकेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि अपन क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, उसका मेथड क्या रहने वाला है। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। प्रश्न नंबर शायद अपन ने कर दिए थे लास्ट क्लास में 7। अब मैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने वाला हूं 8। अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे और इसको एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। और जिसने अगर कोई किसी को पीछे वाली एक्सरसाइज चाहिए फेस वगैरह, तो वो भी मैं प्लेलिस्ट में वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट, आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है पहले एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। आपके पास बुक होगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके सारी चीजें यहाँ पर लिख दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा 8। क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। गुब्बारा है वो हमेशा उसका आकार कैसा रहेगा? गोल रहेगा। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर रहे हैं। हर सेकंड उसमें कितनी गैस भर रहे हैं? 900 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसका आयतन चेंज हो रहा है। तो आयतन में परिवर्तन दिया हुआ है। आयतन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन की दर कितनी है? 900 सेंटीमीटर क्यूब बटा सेकंड। और ये अपन को मात्रक दे रखा है, उससे भी समझ सकते हैं अपन, मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था। उसके बाद में दिया हुआ है गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। गुब्बारे की त्रिज्या R में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। और साथ में दिया हुआ है मुझे इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। उस समय से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जब इसकी त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, तब से स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली क्वेश्चन क्या है ये देख लेना, एक बार समझना अच्छे से। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी तो रट्टा मारना तो कोई भी कर लेगा, मैथ में अपन ऐसे कर ही लेंगे। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बोला भाई गुब्बारा था वो हमेशा गोल रहता है। कैसा रहता है वो? गोल। उसके बाद में कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। एक टाइम पे इसकी त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसको पंप से फुलाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे फुला रहे हैं तो इसका आकार बढ़ रहा है, और आकार बढ़ेगा मतलब इसके अंदर का आयतन भी बढ़ेगा, गोले का अंदर वाला स्पेस भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा। आयतन में परिवर्तन की दर कितनी है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हर साइड से वो 900 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है वो। तो बोल रहा है त्रिज्या किस हिसाब से बढ़ेगी। ये जो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रही है, टाइम के साथ उसमें क्या चेंज आएगा वही अपन को निकालना है। और वो अपन वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या है। चलिए तो मैं करता हूं इसका सॉल्यूशन। मुझे जो चीज दे रखी होती है फॉर्मूला भी उसी का लगाऊंगा, या फिर जो चीज पूछी भी होती है फॉर्मूला भी उसी का लगाऊंगा। त्रिज्या का फॉर्मूला होता नहीं है, आयतन का फॉर्मूला होता है। तो मैं लगा देता हूं गुब्बारे का आयतन। गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन। गुब्बारा कैसा शेप का है? स्फेरिकल, गोला है, गोल। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे तो क्या लेना है? था टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैं लिखता हूं टी के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि मुझे टी के सापेक्ष ही निकालना है। टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है वही पता करना है मुझे। डीबी अपॉन dt, टी के सापेक्ष हो गया बी का अवकलन। बराबर में बराबर 4/3 पाई का 4/3 पाई, क्योंकि ये तो संख्या है, इसका तो होगा नहीं। आर का करना है क्योंकि ये चर है।
बढ़ रहा है, वो त्रिज्या बढ़ रही है ना, त्रिज्या बढ़ रही है तो उसके जो अवकलन किया मैंने बताया 3r²। लेकिन अवकलन r के सापेक्ष नहीं हो रहा है, अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष। तो r का फिर से अवकलन होगा dr/dt। जो जो चीजें रखी है उस सबको उनके वैल्यू पुट करते हैं। पहले तो ये 3 से 3 कैंसिल ही हो गया। dv/dt कितना दिया हुआ है, 900 इक्वल 4 का 4, पाई को चेंज नहीं करना है अपन को, जब काम आता है तो ही चेंज करना है, इंटू r का स्क्वायर। r क्या दिया हुआ है, 15, तो 15 इंटू 15, और dr/dt का dr/dt है तो अपन को निकालना है, dr/dt तो अपन को निकालना है। ये सारी की सारी चीजें जो dr/dt के गुणा में है वो इसके भाग में जाएगी, और भाग में जाने पर क्या हो जाएगा, dr/dt इक्वल 900 बटा 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। सारी की सारी चीजें कहां गई, भाग में। 15 से 900 को जब काटता हूं तो 15 6 60 और 0 का 0। 15 से जब 60 को काटा तो गया 4 बार में, और 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया है, dr/dt इक्वल, ऊपर से तो सब कुछ घट गया, मतलब 1 बचा है, कुछ भी नहीं बचा मतलब 1, और बट्टा में केवल क्या बचा है, पाई। यही तो इसका क्या है, आंसर है, सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 बटा पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से उसकी त्रिज्या बढ़ रही है। पाई की वैल्यू रख देना 22/7, तो 7/22 भी उत्तर आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंटों में लाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से उतार लो, उतार लो, तब स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्टॉप करके देखो। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, देखते हैं क्या दिया हुआ है, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, फिर से वो कहा गया है। एक पंप द्वारा की त्रिज्या परिवर्तनशील है, उसकी त्रिज्या क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे अभी इसकी त्रिज्या चेंज हो रही थी, वैसे इसकी भी त्रिज्या चेंज हो रही है, ठीक है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है। त्रिज्या के सापेक्ष, यहाँ पे किसके सापेक्ष था, t के सापेक्ष, मतलब समय के सापेक्ष। ये कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन निकालो। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन मतलब dv/dt। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, ये ज्ञात करना है मुझे, ये मुझे ज्ञात करना है। जब इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जब इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, मतलब एक टाइम जब अपन ने स्टार्ट किया था उसको फुलाने का, उस समय टाइम में उसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। फिर अपन ने फुलाना और स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए, तो मैं अगर लिखता हूं कि मुझे v निकालना है, मुझे पता है, तो मैं फॉर्मूला भी किसका लिखूंगा, आयतन का। और आयतन का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने ये वाला, तो मैं सीधा लिख सकता हूं उसको, आपको पता चल जाएगा, आप एक्स्ट्रा में उतार सकते हो वहां से। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³। यही होता है आयतन का सूत्र, अभी लिखा था, गुब्बारे के अकॉर्डिंग ही लिखा था। चलिए, मुझे किसके सापेक्ष अवकलन करना है, r के सापेक्ष करना है, क्योंकि वो बोल भी रहा है r के सापेक्ष कीजिए, r के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dv/dr इक्वल इक्वल 4/3 का 4/3 पाई का पाई की वैल्यू अपन बार बार खोल भी नहीं रहे हैं, इसका करना है अवकलन खुद के सापेक्ष ही, r के सापेक्ष ही। तो 3r² हो गया, जैसे यहां पे भी हुआ था। लेकिन अब इसका खुद का r के सापेक्ष हो रहा था, तो साथ में कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया इसका पूरा अवकलन। 3 से हो गया 3 कैंसल हो गया, कैंसल 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 4 का 4 पाई का पाई r²। r की वैल्यू कहां है, ये रही, r कितना है 10,
तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। 100 को 4 से गुणा करूंगा तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। और यही तो क्या है, इसका आंसर है। बस इतना सा था ये। क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप अच्छे से ट्राई कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम दिखेंगे आपको। ओनली आपको शेप अलग दे रखा होगा, उस शेप के जैसे अपन को अलग अलग फॉर्मूलाज लिखने हैं और फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग अपन को सॉल्व करना है। तो अपन को पता होना चाहिए वो कौन सा शेप है। अगर उस गोला है, वृत्त है, आयत है, वर्ग है, घन है, घनाभ है, शंकु है या फिर बेलन है, कितने ही शेप है अपन के पास अच्छे अच्छे वाले, या त्रिभुज हो सकता है। तो उनके अकॉर्डिंग अपन को सूत्र लगाना है। अभी लिखो, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उतार लेना। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी से हो जाएंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो मैं मान लेता हूं ये एक दीवार है, ये जमीन है, इसमें एक सीढ़ी लगी हुई है दीवार के सहारे। इसके सहारे क्या लगी हुई? एक सीढ़ी लगी हुई है। अब सीढ़ी में वो क्या कर रहा है, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। चलो मैं भी लिख देता हूं यहां पे 5 मीटर। और साथ में ही वो कह रहा है सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। इसको इधर की साइड से खींच रहे हैं। किस स्पीड से खींच रहे हैं? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जब सीढ़ी का नीचे वाला सिरा खींचा जाएगा तो सीधी सी चीज है, ऊपर वाला सिरा कहां आएगा? नीचे की तरफ आएगा। ऊपर वाला सिरा नीचे आएगा, मतलब इसकी लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी लंबाई घटेगी। तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है और दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है वो ज्ञात करना है। इसकी दर ज्ञात करनी है मेरे को। और साथ में ही दिया हुआ है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है? 4 मीटर की दूरी पर है। एक टाइम के लिए 4 मीटर की दूरी पर है। देखो सीढ़ी की लंबाई चेंज नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स राशि है, ये अचर है। जबकि ये वाली लंबाई बढ़ रही है। ये वाली लंबाई 4 मीटर फिक्स नहीं रहने वाली है। जब अपन ने वो प्रोसेस स्टार्ट किया है तब ये दूरी कितनी थी? 4 मीटर थी। फिर तो चेंज होगी, त्रिज्या बढ़ रही है। वो बोल भी रहा है त्रिज्या को दूरी बढ़ रही है। अब जनरली क्या है कि मैं इसके जो नीचे वाले भाग है ना उसको मान लेता हूं ये अभी के लिए क्या है, मेरा x है, जिसका अभी के टाइम पे मान कितना है? 4 है। अभी इसका x का मान क्या है? 4 है, लेकिन वो फिक्स नहीं रहने वाला। और इसी प्रकार से इसका मान y है। इसका मान क्या है? y है। मुझे दिया हुआ क्या क्या है वो अच्छे से समझना। मैं मान रहा हूं x को खींचा जा रहा है, टाइम के साथ x को खींचा जा रहा है। तो dx अपॉन dt कितना टाइम से के अकॉर्डिंग खींचा जा रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। विस्तार जो कि आधार में परिवर्तन की दर है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में आएगा। मुझे निकालना है dy बाय dt। मुझे निकालना है dy बाय dt कि वो कितना दर से घट रहा है। और ये मत सोचना कि 2 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है तो भी 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही घटेगा। आधार और लंबाई कभी साथ साथ एक जैसे नहीं चलते हैं, वो अलग अलग प्रकार से चलते हैं, ध्यान रखना। ये मुझे x भी दिया हुआ है एक बार के लिए अभी के लिए दिया हुआ है 4 मीटर। अगर मुझे इसका कैलकुलेशन करना है तो मुझे y चाहिएगा। क्या चाहिएगा? y चाहिएगा। तो मैं एक बार के लिए क्या निकाल लेता हूं? y निकाल लेता हूं। तो मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूं। और अपन को पता है त्रिभुज में अपन कौन सा सूत्र लगा सकते हैं किसी एक लंबाई का मान ज्ञात करने के लिए? पाइथागोरस प्रमेय।
क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। यही है, ये 5, ये y और ये 4। 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, जो प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, बराबर y स्क्वायर। ऐसे कैलकुलेशन करनी है, एक एक स्टेप ज्यादा खाने नहीं है, अपन को शॉर्ट में करना है। ये इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो y स्क्वायर एक बार के लिए लिख देता हूं, मेरा आया 9। इधर से स्क्वायर हटेगा तो ऊपर जाएगा रूट, और रूट में उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो मेरी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे, 3 मीटर। और हाइट वो आधार कितना दे रखा है, 4 मीटर। अब वो बोला कितने दर से परिवर्तनशील है, तो अपन को परिवर्तन के अकॉर्डिंग निकालना है। अपन को क्या निकालना है, परिवर्तन। ये तो मैंने चलो लंबाई निकाल ली, वो उस समय जब वो चेंज नहीं हो रहा है, ये लंबाई उस समय जब वो चीज चेंज नहीं हो रही है। अब वो बोल रहा है कि x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, तो वापस अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं मैं इसमें, वापस इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो क्या लिखूंगा, चूंकि कर्ण स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर क्या हो जाता है, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 मत लिख लेना, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। अब वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, तो वहां पे x ही है, अब उसका मान x नहीं रहेगा, वो चेंज हो सकता है। तो समीकरण आ गई, 25 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही समीकरण है। मुझे किसके सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो दिया हुआ है उसमें मान रखेंगे, जो नहीं दिया हुआ है वो निकाल लेंगे। तो मैं किसके सापेक्ष अवकलन करता हूं, t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन, तो 25 का संख्याओं का अवकलन तो 0, y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2y, y स्क्वायर का सॉरी 2y, लेकिन y के सापेक्ष तो है ही नहीं। किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष। तो साथ में वापस क्या लिखेंगे, dy बाई dt प्लस x स्क्वायर का करना है तो वो भी क्या हो जाएगा 2x, लेकिन x के सापेक्ष तो करना ही नहीं, किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो इसके साथ भी क्या आएगा, dx अपॉन dt। मुझे मान किसका निकालना है, dy बाई dt का। तो dy बाई dt को इधर ले लेते हैं, एक चीज हो जाएगी प्लस की और एक चीज हो जाएगी माइनस की। तो y dt, मैं एक बार के लिए मान रहा हूं y dy बाई dt अपनी जगह पे ही है, ये प्लस का इधर आया तो माइनस, और ये 2 था इसके आगे, 2 से 2 तो हो गया कैंसल। अब मान रखते हैं सब में, y का मान कितना है, y का मान कितना है अभी निकाला मैंने, ये इसलिए निकाला था 3, dy बाई dt तो अपन को निकालना है, बराबर माइनस x का मान 4 इंटू dx अपॉन dt 2, dx अपॉन dt 2, ये यहां पे भाग में जाएगा। तो dy बाई dt इक्वल आ जाएगा माइनस का 8, 4 दूनी 8 बटा 3। क्योंकि इसमें परिवर्तन सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसमें परिवर्तन कितना आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां पे माइनस आया है, इस माइनस का अर्थ क्या है, जब किसी चीज में परिवर्तन की दर, परिवर्तन होने पर उसका मान कम होता है, घटता है, तो उसे माइनस में आंसर आता है उसका। और जब कोई चीज बढ़ती है तो उसका मान हमेशा किस में आता है, प्लस में। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था आपने। तो मैं लिख सकता हूं, दीवार पर सीडी की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, और घट रही है इसलिए इसका मान क्या है, माइनस में आया है। घट रहा है इसके लिए इसका मान क्या है, माइनस। माइनस यहाँ पे केवल ये दर्शाता है कि उसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है समय के साथ में। आ गया समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया बिल्कुल। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे इसमें 4 क्यों लिया था और यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिया था, समझ में आ गया।
क्योंकि ये मैं वो पोजीशन ज्ञात कर रहा हूं जब चेंज नहीं हो रहा है, सीढ़ी रखी हुई थी, अब सीढ़ी अब फिसलना स्टार्ट हो गई तो पोजीशन आ गई है। अब एक्स भी चेंज होगा, और कौन चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, एक्स भी चेंज होगा, वही लिख रहे हैं, एक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है समय के साथ में। छापिए। हाँ चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है मुझे, हाँ 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक कण वक्र 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुदिश गति कर रहा है। मतलब एक ग्राफ था मेरा, उसमें एक कण चल रहा है, क्योंकि एक क्यूबिक रूप में आया है, क्यूबिक रूप में आया मतलब ग्राफ ऐसे चल रहा होगा, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, 2 होगा। ये ग्राफ चल रहा है ऐसे और बढ़ रहा है, किधर, इधर की साइड भी आगे बढ़ रहा है, इधर की साइड भी नीचे की तरफ आगे बढ़ रहा है। बढ़ने की प्रक्रिया इस प्रकार से दी हुई है, अपन को ये दिया हुआ है तुलना कि वक्र पर उन दोनों बिंदुओं को ज्ञात करना है। अपन को इस पे कोई ऐसा एक पॉइंट ज्ञात करना है, एक्स और वाई, हो सकता है एक से ज्यादा हो, जो कि है एक्चुअल में। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा हो। दिया हुआ है x निर्देशांक की तुलना में जो y निर्देशांक वाला है ना, ये dy बाई dt, वो x निर्देशांक की तुलना में कितना गुना तेजी से बढ़ रहा है, 8 गुना तेजी से। मतलब x का मान 1 बढ़ेगा ना, उस समय y का मान 8 बढ़ जाएगा एक साथ, इतना फास्ट। y में तेज चल रहा है वो, x में धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, चलिए अब मुझे निकालना है, मेरे को समीकरण भी दे रखी है, मुझे एक संबंध भी दिया हुआ है, मुझे निकालना है ऐसे दो पॉइंट x और y के ऐसे दो मान जहां पे ये चीज होना स्टार्ट हो गई है, जहां पर ये चीज होना स्टार्ट हो गई है, मतलब उस पॉइंट से ये चीज होना स्टार्ट हुई है। तो मुझे एक संबंध तो दिया हुआ है ये, और एक संबंध दिया हुआ है ये। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इससे इसका t के सापेक्ष अवकलन करूंगा, और फिर वैल्यू पुट कर देखेंगे x और y के मान क्या आते हैं। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन 6 का 6, y का हो जाएगा dy बाई dt, t के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान रखना टाइम के साथ ही चीज बदलती है। जैसे आप भी टाइम के साथ बदल जाते हो ना, वैसे ही चीजें भी टाइम के साथ सारी चीजें बदल जाती है, तो कृपया बदले ना। इसका करता हूं तो क्या आएगा, 3 आगे और घात में से एक कम, और 2 का तो अवकलन 0 ही हो जाता है। फिर x का खुद का क्या होगा, dx अपॉन dt, dx का क्या होगा, dx अपॉन dt। अब मान निकालते हैं इसके अंदर, जो अपन को सेकंड समीकरण दे रखी है ना, उससे सेकंड समीकरण में दिया हुआ dy बाई dt क्या है, 8 dx अपॉन dt। तो 6 का 6 dy बाई dt की जगह ये मान रखता हूं, तो 8 dx बाई dt बराबर 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर। मान तो किसी का ही दिया हुआ नहीं है मेरे को ओनली क्या दिया होता है, एक संबंध। मुझे ओनली क्या दिया होता है, एक संबंध, वो संबंध पुट किया मैंने। dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कैंसल, एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, इसके गुणा में 3 है, वो इधर भाग में आ जाएगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं मेरे पास आया है एक्स क्यूब बराबर 6 इंटू 8 बटा 3, 3 से ये गया 2 बार में, तो x आ गया मेरा 16। एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। अब क्या करूं, अब मैं करूंगा यहाँ पे x के मान निकालूंगा, इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर बनेगा रूट 16, लेकिन इसके उत्तर आएंगे 2, एक प्लस का और एक माइनस का। जब स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, और उसके उत्तर कितने मिलते हैं अपन को, 2। तो यहां से मैं कह सकता हूं जब इसका रूट आएगा 4, तो एक तो मुझे उत्तर मिलेगा 4 और एक मिलेगा -4, मतलब x के 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है x के, 2, एक 4 और एक -4। y की वैल्यू निकालते हैं,
y की वैल्यू निकाल देते, x की वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी। बाय इक्वेशन 1 y है मेरे पास x³ + 2 बटा ये गुणा वाली चीज आ गई भाग में। पहले मैं कितना रखता हूं x की जगह 4, x की जगह कितना रखता हूं 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 + 2 बटा 6, तो ये हो गया 66 बटा 6, तो उत्तर आया 11। उत्तर कितना आ गया 11। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी ना, नॉर्मली कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। अब मैं x की जगह कितना रख रहा हूं -4, -4 रखूंगा तो -64 आएगा, प्लस का 2 का प्लस का 2 बटा 6, तो ये हो गया -62 बटा 6, और चूंकि 6 के पहाड़े में 62 आता नहीं है तो 2 से काट देते हैं, 31/3। तो निर्देशांक क्या क्या प्राप्त हो गए अपन को, तो अपन को कौन कौन से बिंदु प्राप्त हो गए हैं। पहला तो है कि जब मैं x को 4 रखूंगा तो y कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 को क्या रखूंगा -4 रखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा -31 बटा 3। और यही तो क्या है इसका आंसर है। अपन को x और y के क्या निकालने थे, बिंदु निकालने थे, संबंध दिया हुआ था, इसी को पुट किया है और आंसर निकाले हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के। अगर आप मैथ्स आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड होते होंगे। बिल्कुल क्वेश्चन अपन सिंपल ही तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। 10th के लेवल की मैथ्स है, 10th से लेवल हाई नहीं है इसका, अभी तक तो नहीं है हाल में। इस चैप्टर के लिए तो मैं कह सकता हूं कि नहीं ही है। चलिए क्वेश्चन करिए। कपल आ रहे दो चलिए बुलबुले वाला क्वेश्चन आया है, अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है बुलबुला। क्वेश्चन दिया हुआ है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा में एक बुलबुला है, कुल मिला के कहने का अर्थ है इसका, उसकी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर, सॉरी ये 2 कहां 1/2 आधा ही है केवल, की दर से बढ़ रही है। और बढ़ रही है तो क्या करें, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, जब इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 1 ही सेंटीमीटर है। अपन ने तो 2 ली थी, एक ही है, मतलब एक ही है। तो वही चीज है जो निकालनी है, उसका फॉर्मूला लगाना है। और बुलबुला गोल ही होता है, किसी ने अलग तो नहीं देख लिया बुलबुला गोल के अलावा। तो बुलबुला कैसा होता है गोल, तो आयतन भी किसका लगाया जाएगा गोले का। तो बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन V = 4/3 πr³। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूं t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। तो मैंने यहां पे किया dv/dt = 4/3 πr³ का अवकलन क्या होता है अभी करके देखिए, इसे फटाफट कर रहा हूं मैं। अभी जस्ट क्वेश्चन आया है बुलबुले वाले, दो क्वेश्चन। 4/3 पाई का 4/3 पाई, r³ का हो गया 3r²। चूंकि अवकलन t के सापेक्ष है तो इसका फिर से करना पड़ेगा dr/dt, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में नहीं है, रेस्पेक्ट में किसके हैं t के रेस्पेक्ट में। ये निकालना, बाकी सब तो वहां नहीं रखना है। ये कट गया, 4 पाई का 4 पाई, r त्रिज्या कितनी दे रखी है 1, 2 बार 1 का स्क्वायर ध्यान रखना, इंटू dr/dt कितना दिया हुआ है 1/2,
2 से 4 गया 2 बार में, बाकी सब तो एक है, तो आंसर आ गया 2 पाई। मात्रक क्या है इसका? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और बस इतने इजी क्वेश्चन है सारे। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्लास में अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पढ़ाने का तरीका बच्चों को समझ में आ रहा है। वैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मुझे ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे सामने होते हैं तो मुझे पता चल जाता है चेहरों से कि किसको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है ना? तो अभी आपको मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास को यही अंत करते हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।